So in this video we will discussing about semester 2 syllabus and BSc zoology ऑनर्स का syllabus है DU का DSC 5. DSC means discipline specific course 5 ना पेपर का नाम है इसका फंडामेंटल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. सो हम शुरुआत करते हैं यूनिट वन से जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स. आज की वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्टली जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन एक छोटा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल सेंटर. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. सो हाउ वुड यू डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स. यानी कि क्या हुआ, कार्बो मीन्स होता है कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. अब ये तो सबको पता है कि एल्डोज भी हो सकते हैं, कीटोज भी हो सकते हैं. एल्डोज भी हो सकते हैं, कीटोज भी हो सकते हैं. तो अगर एल्डोज कब होंगे? जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा. एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO ग्रुप होता है. और कीटोज ग्रुप कब होंगे? जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो एक टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि वो उसका हाइड्रोजन एंड करता है COH. बट कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा सेंटर में आता है. तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो एग्जाम्पल देख सकते हो. एल्डोज ग्रुप में एग्जाम्पल आता है ग्लूकोज, कीटोज ग्रुप में एग्जाम्पल आता है फ्रक्टोज. अब इनके हम स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे. पहले इनका लीनियर स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन में वो हमें यही पढ़ना है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इनका कैसे लिखते हैं? CnH2n का होल n. इस तरह से लिखते हैं इनको. खोल कैसे लिख सकते हो? CnH2n. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, मतलब ये जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन होंगे. ठीक है. यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. ये मतलब 2 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तुमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो अगर ग्लूकोज के लिए फॉर एग्जांपल ले लें हम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या है? C6H12O6. बट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो. तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखोगे तो C6 को 1 लिख लोगे, 6 2 12 होता है, इसको 2 लिख लोगे, इसको O को लिख लोगे 1. तो क्या होगा सिंपल फॉर्मूला? क्या होगा? CH2O. ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो यही हमने यहाँ डिस्कस किया है कि हम यही पेज की कंटिन्यूशन में है. तो ग्लूकोज का क्या आ गया? जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? CnH2O का होल है. ठीक है. क्लियर? ऑल क्लियर? तो इसके साथ हमने पहला जो टॉपिक था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने कंप्लीट कर लिया अपना. ठीक है. नेक्स्ट शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट सेटिंग डालिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. शुरू. सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे चलते हैं. यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो बेसिकली टाइप्स क्या है? बेसिकली टाइप्स क्या है? इसके काइंड्स एक तरह से मतलब इसकी फॉर्म्स है कार्बोहाइड्रेट्स की. किस बेस पे हम करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस. अब यहाँ एक टर्म आया नया, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी चीज का ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर के थ्रू किसी चीज का ब्रेकडाउन होगा तो उसको भी बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस में मेन इसका की इंग्रेडिएंट क्या है? वाटर मॉलिक्यूल. बिना वाटर मॉलिक्यूल कभी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती. और जितनी भी डाइजेस्टिव रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी स्टमक, हमारी पूरी एलिमेंट्री गट में जितनी, एलिमेंट्री कैनाल में जितनी भी रिएक्शन होती है, सारी की सारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है. भले ही आपको कुछ भी हो, स्टार्च का डाइजेशन हो, ग्लूकोज का डाइजेशन हो, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, कोई भी डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, सारी डाइजेशन हाइड्रोलिसिस होते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि गट में जो मेनली एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो अब हम इस बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को बांटते हैं 3 कैटेगरीज में. कार्बोहाइड्रेट्स कई बुक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल लेंजन में इसको 4 में बांटा है. जैसे फॉर एग्जांपल लेंजन में बोली ओलिगो को डाई को सेपरेट कर दिया है. बट जो हम जनरली जो हम पढ़ते हैं, हम मतलब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम 3 में ही बांटते हैं. पहला होता है मोनोसैकेराइड्स. ठीक है. सेकंड होता है ओलिगोसैकेराइड्स. एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स. ओके, ऑल क्लियर?
तो मोनोसेकेराइड्स नाम से समझ में आ रहा है, मोनो प्लस सेकेराइड, सेकेराइड्स। मोनो मीन्स होता है वन, ठीक है, शुरू करें। हाँ, तो मोनोसेकेराइड्स को डिस्कस करते हैं। मोनो मीन्स होता है सिंगल, किसी भी चीज की सिंगल यूनिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनोमर, यानी कि जिसका एक ही यूनिट है, वो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती उसकी, उसी तरीके से मोनोसेकेराइड। और सेकेराइड्स का मतलब होता है, सेकेराइड से ग्रीक वर्ड से आया है, जो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड क्या है, सेकेरॉन, सेकहेरॉन। इसका मतलब होता है स्वीट, स्वीट, कुछ मीठा, विच गिव्स शुगर टेस्ट। ओके, तो सेकेरॉन का मतलब क्या समझ में आ गया हमें, क्या है कि उसका मतलब स्वीटनेस से रिलेटेड है। तो मोनोसेकेराइड्स, तो मोनोसेकेराइड मतलब है इसमें सिंगल यूनिट ऑफ शुगर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आते हैं, ग्लूकोज आ जाएगा एग्जांपल, फ्रक्टोज आ जाएगा, इसमें गैलेक्टोज आ जाएगा। इसमें कुछ दो पॉइंट एडिशनली और याद रखें, नोट डाल के इनको भले लिख लो। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया कि इसमें जो कार्बन की चेन होती है वो कितना होती है, 3 से 7 कार्बन चेन प्रेजेंट होती है, 3 से 7 कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है। और एक बात हमेशा रखना, मोनोसेकेराइड कैन नेवर बी हाइड्रोलाइज्ड, मोनोसेकेराइड कभी हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करते, क्योंकि वो खुद ही सिंगल यूनिट से एक यूनिट में किसी में फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। तो खुद ही सिंगल यूनिट है, इसलिए उनका हाइड्रोलाइसिस के अंदर नहीं जाते हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, hydrolyzed further. So here we will discussing about this all for monosaccharides. Next we are going to discussing about oligosaccharides, oligo plus saccharides. तो सैकराइड्स का मतलब मैं बता दिया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ऑलिगो सैकराइड, सैकराइड्स मतलब सैकरॉन, वही जो स्वीट जो शुगर मैंने बताया। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू। इसमें क्या बोला गया यहाँ कि फ्यू जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना, वैसे जनरली कुछ बुक्स में दिया है 1 to 10 मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होते हैं तब एक ऑलिगोसेकेराइड बनता है। बट जो अब रिसेंटली अब जो लेहरिंजर ने अपना अपडेट दिया है 80 कौन सा नया जो इसका एडिशन आया है, उसमें ये बताया गया है कि इसकी जो क्या बोलते हैं, इसमें 1 से 99 मोनोसेकेराइड की चेन को भी हम, मोनोसेकेराइड की चेन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएंगे, इसमें एग्जांपल आपके आ जाएंगे, एग्जांपल इसमें आपके आ जाएंगे क्या बोलते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, एक चीज में जो बताना भूल गया मोनोसेकेराइड्स में, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। मतलब ये जो अब आपने पढ़ा होगा 12th में पढ़ा होगा, जो 12th में आपका चैप्टर था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ेंगे आपने 2 टेस्ट पढ़ेंगे, एक टॉलेंट टेस्ट, एक फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंट टेस्ट कौन देते हैं, जो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। तो मोनोसेकेराइड, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, सारे के सारे जितने मोनोसेकेराइड सारे रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। बट ऑलिगोसेकेराइड्स में हमें एक एक्सेप्शन भी मिलता है, जो जनरली बोलते हैं ऑल ऑलिगोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट वन। वो वन कौन है, सुक्रोज। क्वेश्चन भी आता है हमेशा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा ऑलिगोसेकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है। तो वैसे ऑल आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो, सुक्रोज। ठीक है, अब मैं इनका कॉम्पोजिशन भी आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ये चीज हमें क्लियर हुई यहाँ से कि हमने कि ये किस किस से बने होते हैं। यानी कि इसमें जो जो कॉमन है समय, वो क्या है, ग्लूकोज तो समय कॉमन है। अब यहाँ ये आपको चेंज करना है, जैसे सुक्रोज में फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है, और माल्टोज में ग्लूकोज होता है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि माल्टोज जनरली बच्चे ये तो याद रख लेते हैं, पर माल्टोज का कॉम्पोजिशन भूल जाते हैं। माल्टोज में जनरली ऐसा कर लो कि माल ही माल है, मतलब माल मतलब ग्लूकोज, स्वीट होता है ग्लूकोज टेस्ट में, ग्लूकोज। नेक्स्ट आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। सो हमने अभी मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड दोनों डिस्कस कर लिए हैं कंप्लीटली। अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है काफी, और क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है, शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं कई बार। पॉलीसेकेराइड, कोई भी पॉलीसेकेराइड पे शॉर्ट नोट लिखो। तो पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली क्या होते हैं, पॉली मीन्स मैनी, मोर देन
2, सैकराइड्स वही सैकराइड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होते हैं 10 से 100 मोनोसैकेराइड की चेन होती है, सैकराइड्स की चेन होती है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी पॉलीसैकेराइड्स 2 तरह के होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, दूसरे होते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चरल होते हैं, दूसरे होते हैं स्टोरेज। तो स्ट्रक्चरल में, इसके स्ट्रक्चरल में मतलब होता है जो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फॉर्म्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्टोर्ड इन बॉडी। ये कोई भी प्लांट या एनिमल्स किसी में भी स्टोर हो सकते हैं, प्लांट में या एनिमल्स में, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या आते हैं स्टोरेज में, स्ट्रक्चरल में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, फॉर एग्जांपल आता है सेल्यूलोज, और क्या आता है फंजाई की सेलुलोज किसकी बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, कोसामीन, इसको हम नैक भी बोलते हैं। बैक्टीरिया की सेलुलोज किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, जो एक जिसमें इसमें दोनों यूनिट होती है, नैक भी होता है, नैम भी होता है। सो नैक मैं बता चुका हूँ पहले, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है नैक, जिससे कि फंजाई की सेलुलोज बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, बैक्टीरिया सेलुलोज बनी होती है इससे। तो नैक में नैम का फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत स्ट्रक्चरल में, बस इतना ही आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल में कि क्या बोलते हैं आपके ये स्टोरेज का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनके ये एग्जांपल्स हैं। और जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे सेलोबायोस पढ़ेंगे वहाँ, वो टेट्राहेलोस पढ़ेंगे, वो सारे हम वहीं डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इनके। अभी हम जो बेसिक जो जनरल टाइप्स पढ़ रहे हैं उसमें हम इतना ही पढ़ रहे हैं। स्टोरेज में एग्जाम्पल आपका आ जाएगा ग्लाइकोजन, ये किसका स्टोरेज फूड होता है, एनिमल्स का। और प्लांट का क्या होता है, स्टार्च, प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन का, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टार्च का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च ब्रांच होता है, ये ब्रांच नहीं होता, वो हम सारी चीज़ें आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वो हमें जो जनरल इंट्रोडक्शन में जो जनरल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जानना है, वो पॉलीसैकेराइड में इतना ही जानना है कि स्ट्रक्चर और स्टोरेज होते हैं, और ये होता है। ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। यही इतनी पॉइंट्स मैंने यहाँ इनमें डिस्कस कर रहे थे मोनोसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड्स में, और इतने ही पॉइंट्स आपके पॉलीसैकेराइड्स में। अब हम यहाँ टिक करते हैं अपना नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, टाइप्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ कायरल कार्बन। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आई गेस, जब आप पढ़ते हो हेलो एल्केन हेलो एरीन क्लास 12th में, तब आपको पढ़ाया जाता है कायरल सेंटर के बारे में। तो कायरल सेंटर होता क्या है, हेडिंग डालिए कायरल सेंटर। सो यहाँ तक आपका पॉलीसैकेराइड्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बेसिकली क्या होता है, कायरल का मतलब क्या होता है, कायरल सेंटर कोई भी सेंटर जनरली यूज करते हैं कार्बन के लिए, कायरल कार्बन बोलते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कोई भी कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, या फिर कोई भी सेंटर जिसकी सारी वैलेंसी अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये कार्बन ले लिया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही रहता है, फैला केमिस्ट्री इसका कार्बन का ABCD। तो इसमें सारी इसकी चारों वैलेंसी अलग है, A अलग है, B अलग है, C अलग है, D अलग है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तो ये कायरल सेंटर है कि नहीं ये वाला, यस इट इज अ कायरल सेंटर, एब्सोल्युटली राइट, कायरल सेंटर है ये। तो कायरल सेंटर पे हम इसको एक स्टार बना देते हैं, इसे हम इससे डिनोट करते हैं कायरल सेंटर को। फॉर एग्जांपल अब हम आते हैं, ये क्या आता है, एक जो आपने पढ़ा होगा ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ग्लिसरल्डिहाइड स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, CH2OH CHO OH H, ये होता है ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड में भी कायरल सेंटर होता है, एक कायरल सेंटर होता है, कायरल सेंटर,
ठीक है। अब यहाँ आपको जब कायरल सेंटर पढ़ते हो तब एक टर्म आता है इनेंशियोमर्स का। इनेंशियोमर्स का बेसिकली वो यहाँ मैं उतना डिस्कस नहीं करना, लेकिन मैं थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूँ कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। जब भी आप कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप निकोल प्रिज्म में पास कराते हो, तब एक सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, उससे उसमें उसके अंदर जाके लाइट राइट या लेफ्ट में जाके डेविएट हो जाती है। अगर राइट साइड होती है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर है उसका, राइट साइड होता है लीवो रोटेटरी नेचर है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ ये क्या है, राइट साइड में है, तो इसको वो क्या बोलेंगे, डीग्लिसरल्डिहाइड। राइट साइड में डेविएट हुआ है ना, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड। तो यही है बेसिकली जो कार्बन, जो हमें कायरल कार्बन पढ़ना है। कायरल कार्बन की जो हर एक उसकी वैलेंसी होगी वो अलग अलग उससे सेटिस्फाइड होगी, कभी भी सेम नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखो कि हर वैलेंसी उसकी अलग अलग से उससे होगी, सेटिस्फाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लूकोज, अब ये हम ये पढ़ते हैं, ग्लूकोज में हमें काउंट करने हैं कितने कायरल कार्बन है, हाउ मैनी कायरल कार्बन, हाउ मैनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज, प्रेजेंट इन ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, CHO, एल्डोज शुगर है ग्लूकोज, एल्डोज शुगर ये सबको पता है ग्लूकोज, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डोज शुगर है ग्लूकोज, COH 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 CH2OH। कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में भाई, 6 कार्बन होते हैं, सबको पता होगा। C6H12O6 का वो होता है, फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 6। अभी तो इसकी कार्बन की वैलेंसी बची हुई है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब हम क्या, अब हम इसमें कायरल कार्बन, कायरल सेंटर गिनना शुरू करो। पहला ये कायरल है, कभी नहीं हुआ। डबल बॉन्ड जब आता था कभी इसको हम खोल के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, OH, ये हो गया, 4 वैलेंसी हो गई, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कभी कायरल नहीं होगा। कैन नेवर, कैन नॉट बी कायरल, ये कभी कायरल नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड आ गया तो हमेशा सिंगल बॉन्ड में कायरलिटी पढ़ते हैं, कायरलिटी हमेशा सिंगल बॉन्ड के लिए स्टडी किया। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कायरलिटी डिफाइंड ही नहीं है। कायरलिटी कैन नेवर बी डिफाइंड फॉर डबल एंड सिंगल। ये आप बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए कभी डिफाइन नहीं होती, क्योंकि सिंगल वाला सैचुरेटेड होता है और ये दोनों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल पहला कायरल नहीं है कायरल पहला। दूसरा, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये पूरा नीचे वाला पूरा ग्रुप है, कायरल है भाई। ये वाला देखिए, ये भी कायरल, ऊपर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नीचे वाला अलग है, ये भी कायरल हो गया। ये भी कायरल है, ये भी अलग है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल, ये कायरल नहीं है, क्योंकि इसको हम खोल के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, CHHOH, और ये ऊपर जो भी है स्ट्रक्चर्स आपके जो भी हैं ऊपर वो स्ट्रक्चर्स हो गए। तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन सेम वैलेंसी होगी, तो ये कायरल नहीं है। तो यानी कि कौन सा कार्बन नंबर का कायरल है, नेक्स्ट पेज लिखते हैं, नेक्स्ट पेज लिखते हैं, कौन कौन सा कार्बन नंबर कायरल है। कार्बन नंबर C2 कायरल है, C3 कायरल है, C4 कायरल है, C5 कायरल है। ये कौन से हैं, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। और C1 एंड C6 क्या है, अकायरल कार्बन, ठीक है। तो बेसिकली कायरलिटी जो होती है, अगर कोई कार्बन कायरल होता है, क्यों पढ़ते हैं कायरलिटी, कोई कार्बन कायरल है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव नेचर का मतलब होता है कि जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब वो सोल्यूशन किसी भी लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तभी हम बोलेंगे कि वो बेसिकली वो सेंटर कायरल है। इसलिए कायरलिटी बेसिकली पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे कायरलिटी हम पढ़ते हैं पाम के लिए भी पढ़ते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मिरर इमेजेस होती हैं कि नहीं होती हैं, तो वही चीज़ पढ़ते हैं, मतलब कि जैसे जो इनेंशियोमर्स होते हैं इनमें एक टर्म यूज़ करते हैं, इनेंशियोमर्स में एक टर्म यूज़ करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसका मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ें जब वो एक दूसरे के ऊपर उन चीज़ों को रखेंगे, फॉर एग्जांपल ये है, ये फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है,
और ये एक ट्राइंगल है। तो मैंने इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दिया, ये ट्राइंगल है, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। तो अगर ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो वो एनेंशियोमर्स नहीं कहलाएंगे, फिर उनको आई गेस डाइस्टीरोमर्स बोलते हैं। आपको कंफर्मेशन के लिए बाद में देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए एनेंशियोमर में हम यही पढ़ते हैं, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। जो एक जो जब सुपर इम्पोजेबल हों तब वो मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोज जो भी मिरर इमेजेस है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, वो सुपर इम्पोज करने पे मिरर इमेजेस नहीं होंगी। तो यही हम बेसिकली पढ़ते हैं। थैंक यू बेसिकली। अब यहाँ पे ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो आपका टॉपिक क्या था बेसिकली, कंसेप्ट ऑफ काइल सेंटर। तो ये 3 टॉपिक हमने यूनिट 1 के डिस्कस कर लिए हैं। फर्दर वीडियोज में हम नेक्स्ट जो 4th 5th जो भी आगे के टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल इनके जितने भी कार्बन पे स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्मूले, प्रोजेक्शंस, हैवर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। म्यूटा रोटेशन, देन एनोमर्स, एपीमर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस तरह से हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट आई गेस वी आर कंप्लीटिंग इन कुछ कमी वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। शॉर्ट में पढ़ो, अच्छा पढ़ो।